दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। नेतन्याहू के लिए यह वक्त बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। एक तरफ हिजबुल्लाह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, कभी भी इनकी जान ले सकता है, कभी भी नेतन्याहू के प्राण पखेरु कर सकता है, कभी भी इनको परलोक सिधारने का मौका मिल सकता है। लेकिन नेतन्याहू करे भी तो क्या करें, वो जमीन के भीतर बने खुफिया बंकरों में छिपकर रहना पड़ रहा है। कैबिनेट की मीटिंग भी उन्हीं बंकरों में अंजाम देना पड़ रहा है। और अब जिस तरह के हालात उनके लिए मुश्किल होते जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा हालात पहले कभी नहीं था। अरब देशों ने रियाद में मीटिंग की, मुस्लिम देशों ने जब अपनी मीटिंग की तो उन लोगों ने सीधे तौर पर इजराइल को लाल लाल आंखें दिखानी शुरू की। और इस बार इजराइल को लाल आंख दिखाने का काम किया है सऊदी अरब ने। उसने अमेरिका से यह उम्मीद की है कि नेतन्याहू को हथियार नहीं दिया जाएगा। ऐसा वो डिमांड करने की कोशिश कर रहा है, डिमांड करेगा। लेकिन एक तरफ उनके डिमांड करने का बयान सामने आते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर सुनने में आती है इजरायली मीडिया के हवाले से बाकायदा कि अमेरिका इजराइल को हथियार देने पर रोक लगा सकता है। यानी इजराइल की भैंस दूध देना बंद कर देगी, और जब दूध देना बंद कर देगी तो ये आखिर अपना काम कैसे चलाएंगे। इनका दूध है सबसे बड़ा अमेरिका का हथियार, इनकी भैंस है अमेरिका, और अमेरिका के अरब देशों के साथ रिलेशन बहुत बेहतरीन है। इसलिए अब इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इजराइल को मिलने वाले हथियार जल्द ही बंद होने वाले हैं, और इसे रोकने का काम करेगा बाइडेन प्रशासन। याद रखिए, अभी जो 1.5-2 महीने का वक्त है, उसके बाद राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। लेकिन अभी जो ये वक्त गुजर रहा है, इसमें तो पूरा प्रशासन संभालने की जो जिम्मेदारी है वो कमला हैरिस और बाइडेन की है। तो बाइडेन जाते जाते अगर एक बढ़िया काम करके चले जाएंगे, नेतन्याहू को हथियार देना बंद कर देंगे, तो नेतन्याहू की सारी बोलती, सारी अकड़, सारी की सारी ऐठन तुरंत की तुरंत ढीली पड़ जाएगी। अभी तो सिर्फ यह खबर आ रही है कि इजराइल को हथियार देने पर पाबंदी लग सकती है, लेकिन जिस दिन लग जाएगी उस दिन देखिएगा इनका सुर कैसे बदलता है, नेतन्याहू कैसे बदलता है। नेतन्याहू के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि उसे बंकर के भीतर छुपके रहना पड़ रहा है। बाल बच्चों के शादी ब्याह से भी उसे दूर होना पड़ रहा है, और शादी ब्याह भी कैंसिल हो पा रहे हैं। यानी बहू का भी वो शक्ल नहीं देख पा रहा है, जिस बहू की शक्ल सिर्फ उसका बेटवा देखते आ रहा है, रिलेशनशिप में उसके साथ बना हुआ है। पर यहां तो हालात ये है कि नेतन्याहू अपनी जान बचा ले वही बहुत है। उनको ठिकाने बदल बदल कर रहना पड़ रहा है, उनके लिए मुश्किल हालात है। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब ने नेतन्याहू की बखिया उखेड़ी है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि खुले मंच से अब तक का सबसे बड़ा जो हमला किया है वो सऊदी अरब ने किया है खुले मंच से। अब तक सूत्रों के हवाले से तो दूसरों के हवाले से अलग अलग तरह से खबरें आती थी कि इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब जा रहा है और खिलाफ बयान दे रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि सऊदी अरब ने, खासकर मोहम्मद बिन सलमान ने, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया और इजराइल की आलोचना की। मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे नरसंहार बताया, जिसे सबसे कठोर सार्वजनिक आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है सऊदी अरब के लिए। और सऊदी अरब ने ये बहुत सख्त कदम उठाया है इनकी आलोचना करके, वरना इनकी आलोचना वो नहीं कर रहा था। वो तो इनके साथ रिश्ते भी बहाल करना चाहता था, पर गाजा की जंग ने शायद माहौल खराब कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब ईरान की भाषा बोल रहा है, या फिर यूं कहें कि ईरान के साथ अपनी वो दिल्लगी बढ़ा रहा है। यहां सबसे अहम बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है अब तक, और दोनों एक दूसरे को आंख दिखाते रहे हैं। राजनीतिक संबंध भी दोनों के बीच में खराब हुए हैं, लेकिन चाइना की मदद से सऊदी अरब और ईरान ने अपने बीच राजनीतिक ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात, डिप्लोमेसी रिलेशनशिप को बना लिया। लेकिन ईरान के ऊपर अगर हमला हो रहा है तो ये कितनी अजीब की बात है। सऊदी अरब इसकी मुखालिफत कर रहा है, और सऊदी अरब खुलकर ईरान के फेवर में खड़ा है, और वो कह रहा है कि आपको ईरान की संप्रभुता पर हमला करने का कोई हक नहीं, आपने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान के अपने अधिकार हैं, अपने हकूक हैं, अपनी सॉल्वेंसी है, और उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था। और ये बात सऊदी अरब कह रहा है, वो ईरान का पक्ष ले रहा है, और मजबूती के साथ वो ईरान के साथ खड़ा है। इसे ही कहते हैं मजबूत ताल्लुकात, अच्छे रिलेशन, जो फिलहाल
ईरान और सऊदी अरब के बीच में देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब ने इजराइल को ईरान की धरती पर हमले न करने की चेतावनी दी है। बकायदा चेतावनी के मतलब कुछ भी बुरा हो सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह नाकामी है कि गाजा के जंग को अब तक रोका नहीं जा सका। इजराइल इस पूरे इलाके में भुखमरी पैदा कर रहा है और यह बात सऊदी अरब का विदेश मंत्री कह रहा है। उनका नाम है प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खास तौर पर फौरन जंग को खत्म करने और इजराइल के हमलों को खत्म करने में नाकाम रहा है। वहीं इजराइल के अखबार हारेट्ज ने भी इजराइल और नेतन्याहू के बारे में बहुत कुछ छापा है और उसने अमेरिका के हवाले से वो खबर छापी है जिसका हम आपसे शुरू में जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका अपने हथियार देना बंद कर सकता है, क्योंकि इजराइल को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था कि गाजा में और लेबनान में जो राहत सामग्री है, जो खाना पानी है, जो भोजन सामग्री है, जो दवाओं की किल्लत है, इन सब के बारे में उसको गौर करना होगा और जो सप्लाई है उसे वहां तक जारी करना होगा। लेकिन नेतन्याहू ने ऐसा नहीं किया, इजराइल ने ऐसा नहीं किया। जो भी किल्लत है उन तमाम सामग्री को इसने अंदर जाने ही नहीं दिया और अब हालत ये हो गई है कि वो 30 दिन का वक्त गुजर चुका है। इजराइल की मीडिया और इजराइल का प्रशासन अब ये बात सोच रहा है कि कहीं ये 30 दिन गुजर जाने के बाद उस पर हथियारों की पाबंदी ना लगा दी जाए, यानी अमेरिका उसे हथियार नहीं देगा। और हथियार देगा क्या, कोई मुफ्त में थोड़ी नहीं दे रहा है। आप ये बात गौर कर लीजिए कि किसी भी दुनिया के देश में, अगर दुनिया के किसी भी कोने में अगर सैन्य मदद दी जाती है या किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की जाती है तो उस सहायता का मतलब मदद करना नहीं होता कि लो भाई हमने तुम्हारे बुरे दौर में ये 10 रुपए तुमको पकड़ा दिए और ये तुम्हारा है, इसे हम वापस नहीं लेंगे। नहीं जी, उसे विदेशी कर्ज के तौर पर देखा जाता है कि उसने आपको मदद कर दिया और पैसे की वसूली बाद में वो करेगा, तगादा आपसे बाद में करेगा। जब वसूलेगा तो ढंग से वसूलेगा। तो अमेरिका जितने भी हथियार दे रहा है इजराइल को, ये सब बाद में वसूले जाने वाली चीजें हैं और ये कोई मुफ्त में नहीं दे रहा है। इसके बदले उसे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इजराइल की तरफ से पैसे जरूर मिलेंगे, उसकी कीमत जरूर मिलेगी। वो कीमत कुछ भी हो सकती है। वो कीमत अमेरिका के इशारे पर किसी नेता की हत्या का भी हो सकता है। वो कीमत अमेरिका की मदद करने के लिए कोई ऐसा कारनामा भी हो सकता है जो अगर इजराइल उसे कर देता है तो उसकी कीमत वो चुका देगा। वो जरूरी नहीं कि पैसे ही देगा तो देगा। पर यहां इजराइल के लिए मुसीबत यह है कि अब उसे नॉन कंप्लायंट का लेबल लगने पर अमेरिका अपने हथियारों की बिक्री पर रोक लगा सकता है, उसे हथियार नहीं दे सकता है, जिसके बाद अमेरिका इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर वीटो भी नहीं कर सकता। यानी अमेरिका जो अब तक बचाते आ रहा है वीटो पावर के जरिए, इस मामले में फिलहाल नॉन कंप्लायंट का अगर उसके ऊपर ठप्पा लग गया, लेबल लग गया, तो अमेरिका इजराइल को बचा नहीं सकता। इजराइल के लिए ये बड़ी दुविधा वाली घड़ी है। इसके साथ ही आपको गौर करना होगा कि इजराइल के जितने भी अपने साथी सहयोगी थे अलग अलग देशों से जिनका समर्थन इसे हासिल था, उन सब से इसका बिगाड़ होता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस को इजराइल में घुसने पर नेतन्याहू ने पाबंदी लगा दिया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। फ्रांस ने भी इस पर रद्द अमल पेश किया था और कहा था कि जो यूनाइटेड नेशन इजराइल को बनाता है उसी यूनाइटेड नेशन पर इस तरह से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जैसा कि इजराइल कर रहा है। उसे नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने उसे मान्यता दी है। यानी इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इजराइल के वजूद पर ही एक सवाल खड़ा कर दिया था। खैर, बाद में नेतन्याहू ने सार्वजनिक तौर पर इमैनुअल मैक्रों की आलोचना की थी, खूब खरी खोटी सुनाई थी, जो कि नहीं सुनाया जाना चाहिए था क्योंकि यहां गलती नेतन्याहू की थी। लेकिन UNRWA के ऊपर इन्होंने जिस तरह से रोक लगाई, उसके बाद जिन देशों ने थोड़ा बहुत इनको अपना समर्थन दिया था, उन सब ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। यानी जो इनके अपने करीबी थे वो भी नाराज होते चले गए। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल और नेतन्याहू को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर 2 महीने बाद आएंगे तो ये उनके लिए बहुत सुनहरा चांस होगा, बहुत ही अच्छा मौका होगा और उन्हें पूरी खुली छूट मिल जाएगी कुछ भी करने की, कुछ भी मनमानी की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मंशा तो कुछ और ही होती है।
डोनाल्ड ट्रंप जंग के फेवर में नहीं होते, उन्हें अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करना होता है। वो वहां के राष्ट्रवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्हें दूसरों के पचड़े में फंसने का कोई शौक नहीं है। और जैसे ही वो आन के बैठेंगे वैसे ही रूस और यूक्रेन की जंग को भी खत्म करना होगा। और रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी। अगर गाजा जंग चलता रहता है तो नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किल होगी। हो सकता है बीच में ही हथियार को रोककर गाजा की जंग को बिल्कुल शांत कर देंगे, क्योंकि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इजराइल को मिलने वाले हथियार ही अब अमेरिका रोक रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हारेट्स ने खबर दिया है कि नॉर्दर्न गाजा के जबालिया इलाके में आईडीएफ के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। 4 सैनिक मारे गए और ये सब के सब जो चारों मारे गए हैं वो एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में आकर मारे गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इजराइल के कुछ नेता अपनी मनमानी पर तुल चुके हैं और बहुत खुश सोच रहे हैं कि अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। जो काम हम बाइडेन के दौर में ना कर सके वो अब ट्रंप के दौर में करने को मिलेगा। ऐसी उतावलेपन में इजराइल के वित्त मंत्री ने एक बयान दे दिया और कह दिया कि भाई साहब वो जो वेस्ट बैंक वाला अगल बगल का सामरिया और यहूदिया वाला इलाका है ना, वो सब हम अपने में मिला लेंगे। अब तो बहुत अच्छा मौका आ गया, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और अब इससे अच्छा बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। इन इलाकों को जल्द से जल्द अपने इलाके में मिला लेना चाहिए, यानी विलय कर लेना चाहिए। जिसके बाद पश्चिमी देशों की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी आवाज, मुखर आवाज उठी है। यूरोपियन यूनियन का फॉरेन पॉलिसी के चीफ, यानी एक तरह से यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री आप समझ सकते हैं, जोसेफ बोरेल, उन्होंने इसकी मजम्मत की है, नेतन्याहू के मंत्री की आलोचना की है और उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करने की हरकत करार दिया है। बोरेल ने सोशल मीडिया ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि स्मोत्रिच के बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करते हैं, फलस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और 2 राज्य समाधान की किसी भी संभावना को खतरे में डालता है। यानी जो भी इनके अपने थे अब तक, वो भी अब बिछड़ते चले गए और नेतन्याहू के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि अब तक जो उनका फेवर लिया करते थे वे लोग अब उसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। इजराइल के लिए हालात दिनों दिन मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम भी हैं। अल-कुद्स अदालत, यानी जिसे जेरूसलम की जिला अदालत कहा जा रहा है, उस अदालत में पेश होने से भी नेतन्याहू परहेज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह या दुश्मन के हमले से बचने का कोई शेल्टर मौजूद नहीं है, कोई एंटी बम शेल्टर वहां मौजूद नहीं है जहां पर छिपकर अपनी जान बचाई जा सके। नेतन्याहू जो कभी किसी खुशगवार माहौल में रहा करते थे, वह बंकर में छिप छिप कर रह रहे हैं। उन्हें धूप, हवा, पानी सबसे दूर रहना पड़ रहा है। ना उन्हें ताज़ी हवा मिल रही है, ना उन्हें ताज़ा पानी मिल रहा है। बंकर में कैसे भी करके दुबक दुबक कर, घुट कर नेतन्याहू अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और शायद उनकी किस्मत में इससे भी बुरे दिन लिखे हो सकते हैं, क्योंकि 43,000 से ज़्यादा मासूम बेगुनाह फलस्तीनियों का अजाब कहाँ जाएगा, उनकी आह कहाँ जाएगी। और ये तो 43,000 सिर्फ कागजी कार्रवाई पे दर्ज है, असल आंकड़ा तो 2 लाख से ज़्यादा का है। और वही हालात अब लेबनान के भीतर बनते जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले बता रहे हैं कि अभी नेतन्याहू ज़्यादा दिन तक ठीक ठाक सलामत रहने वाले नहीं हैं। कोई भी बड़ा विकेट अगर गिरेगा तो इसकी हलचल मिडल ईस्ट से लेकर पश्चिमी दुनिया तक सुनाई देगी, तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई देगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी आप जरूर से जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।